हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। शुरू के दो पार्ट्स में आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कंसिडर की थी, उनके जनरल सॉल्यूशन को हमने डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड जितने भी बोर्ड एग्जाम के, हमारे स्कूल एग्जाम के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिए थे। आज जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पार्ट 3 हम शुरू करेंगे, ये मेनली जेईई मेंस और एडवांस्ड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनमें से पहला कॉन्सेप्ट आपका फिर से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के रिजल्ट के बारे में बात करेगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला रिजल्ट, जैसे आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, आप लोगों ने ये पढ़ा था कि sin x अगर sin y के इक्वल होगा, sin x अगर sin y के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या थी, n पाई प्लस, x की वैल्यू आपकी क्या थी, n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n y, यह आपने पढ़ा था। लेकिन अगर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई आता है तो बच्चों इसका बड़ा एक जनरल सॉल्यूशन और हमें याद रखना होता है, जो कि बहुत सिंप्लीफाई कर देता है हमारी वर्किंग। उसमें हमारे पास रिजल्ट क्या मिलता है, सिंपली n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमें ध्यान रखना है कि x की वैल्यू आपकी n पाई प्लस माइनस वाई होगी, जो कि उससे बहुत डिफरेंट है, ठीक है। उसमें -1 की पावर n के केसेस बनते हैं, n ओड होगा, n इवन होगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, ये आया कैसे, 2 मिनट लगा के समझ लेते हैं। जैसे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई है आपका, आप इसमें इस इक्वेशन को आपने पहले तो कंसिडर किया, मतलब एज इट इज मैंने लिख दिया। मैंने दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई किया। -2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड तो इक्वेशन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, इक्वेशन तो अभी भी वैलिड है। क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा 1 मिनट में। आपने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, दोनों तरफ 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई। तो ये आपको कुछ एक पॉसिबल फॉर्मूला दिख रहा है, आपने पढ़ा हुआ है। 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है, cos 2x का, और ये किसका फॉर्मूला है, cos 2y का। तो ये हम ना cos के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें पता है cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो वो ही डायरेक्शन में हमने सोचते हुए पहले -2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, फिर 1 प्लस कर दिया दोनों साइड। अब जब cos 2x इक्वल टू cos 2y आ गया तो इसका तो रिजल्ट पता है ना हमें। आपको याद होगा जब cos x cos y के इक्वल होता है, cos x cos y के इक्वल होता है, तो हमने क्या सीखा हुआ है, x के लिए क्या होती है 2n पाई प्लस माइनस में y, ये तो सीखा हुआ आपने। तो यहां पे cos 2x, ये देखो आप cos 2x अगर cos 2y के इक्वल है तो आप क्या लिख सकते हो, x की जगह तो आप 2x ले लोगे। अच्छा, आगे 2n पाई सेम, प्लस माइनस में y की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 2y, ठीक है। अच्छा, थ्रू आउट 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई जनरल सॉल्यूशन में इस बार n पाई प्लस माइनस में y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये रिजल्ट मैंने यहां पे साइड में लिखा हुआ ऑलरेडी। अगर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई होता है तो आप उसका स्क्वायर हटाने की कोशिश मत करो, उसका जनरल सॉल्यूशन मैंने आपको एक और बता दिया कि x की वैल्यू क्या होगी n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इसी रिजल्ट को हमने यूज किया, जो पुराना हमने पढ़ा था बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो सेकंड रिजल्ट था, उसी को यूज किया इसके रिजल्ट को डिराइव करने के लिए। आगे 2 सेम और भी है, जैसे हमने साइन में पढ़ा ऐसे कॉस में भी तो होगा। तो इस बार cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर वाई। बेस्ट पार्ट ये है, तीनों केसेस के फॉर्मूले मुझे अलग अलग याद नहीं करने, तीनों का सॉल्यूशन एक ही है। मतलब इसका आंसर भी आपका n पाई प्लस माइनस वाई आएगा। अभी आपको प्रूव करके दे देता हूं 2 मिनट लगा के, ठीक है। और सेम tan में भी यही आएगा, n पाई प्लस माइनस में y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बेस्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर केस में जहां पे हम साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई की बात कर रहे हैं, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर वाई की बात कर रहे हैं, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर वाई की बात कर रहे हैं, तीनों का जनरल सॉल्यूशन सेम है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। रिजल्ट निकालने की भी डायरेक्शन जो है वो सेम ही है कि आप cos 2 थीटा के फॉर्मूले बनाने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर वाई है, cos 2 थीटा का कोई ऐसा फॉर्मूला जो cos स्क्वायर एक्स को कंटेन करता हो, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है ना। तो इस बार हम क्या करेंगे,
जैसे आपके पास cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर y है, आपने इस बार दोनों तरफ क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, पिछली बार -2 से किया था क्योंकि फॉर्मूले की डिमांड है। दोनों साइड मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों साइड मैंने -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब -1 अप्लाई कर दिया ये कह सकते हैं, या फिर दूसरी लैंग्वेज में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। 2 cos स्क्वायर y -1 मतलब -1 अप्लाई कर दिया, या आप कह सकते हो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बना, अगेन cos 2x का, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos 2y का, और फिर से वही cos x इक्वल टू cos y की अगर बात करें तो 2n पाई प्लस माइनस y होती है वैल्यू x की। तो यहां पे जनरल सॉल्यूशन लगा रहा हूं मैं, 2x इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस में 2y, फिर 2 कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया हमने, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, n पाई प्लस माइनस में y। बहुत ही अच्छा रिजल्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट, याद करने में सबसे इजी कि तीनों केसेस का सेम है, और बहुत सारे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उनको सिंप्लीफाइड वे में या आपको आंसर दे देता है। देखते हैं, tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर y, मैंने कहा ना तीनों का जो रिजल्ट हम डिराइव कर रहे हैं वो भी एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं कि cos 2 थीटा के फॉर्मूले बना दो। अच्छा, cos 2 थीटा का कोई फॉर्मूला जो tan स्क्वायर थीटा को कंटेन करता हो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसमें ना, इसमें tan स्क्वायर x अपॉन में 1 और tan स्क्वायर y अपॉन में 1 लगा दिया, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला, cos 2 थीटा के फॉर्मूले में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 चाहिए आपको, हमने 1 यहाँ पे दिखा दिया। अच्छा, फिर मैंने रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि 1 आगे है दोनों फॉर्मूले में, 1 बाय tan स्क्वायर x कह सकते हो आप, इक्वल टू 1 बाय tan स्क्वायर y है आपके पास, ये सिचुएशन आपके पास है। अब आपको पीछे भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते पढ़ाते एक टर्म बताई थी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है कि अगर आपके पास x अपन y इक्वल टू a अपन b है, तो CND, शॉर्ट में CND बोलते हैं, क्या कहता है कि आप x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई और a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी कर सकते हो, ये if और ये then, ठीक है। ये रिजल्ट आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि अगर x अपन y, जो x और y की जो रेशियो है, a और b की जो रेशियो है, अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल है, तो कह रहा है ऊपर जो मैंने अप्लाई किया इसे बोलते हैं कंपोनेंडो, मतलब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्लस कर दिया। सिमिलरली RHS में भी करना पड़ेगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो, कंपोनेंडो का मतलब दोनों तरफ आप n प्लस डी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, इधर भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर दोगे अप्लाई, ये वैलिड रहती है बात। नीचे जो हमने माइनस किया इसे डिविडेंडो बोलते हैं कि आप न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दोगे, तो ये आपका CND शॉर्ट में हम बोल के चलते हैं। ये चीज आप यहां लगा दो, लगाए, लिख देता हूं साथ में, वहां पे पूरा रिजल्ट तो मैंने लिख ही दिया आपके लिए। अप्लाई CND शॉर्ट में, CND की अगर मैं बात करूं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो हम यहां पे क्या कर देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, यहां पे क्या आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर y अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर y। आ रही है बात समझ? अच्छा, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो रेसिप्रोकल वाली फॉर्म में है, तो मैं इसे ऐसे लिख दूं, 1 अपॉन में cos 2x, 1 अपॉन में cos 2x, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में cos 2y। चाहे आप रेसिप्रोकल करो दोबारा या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, cos 2x इक्वल टू cos 2y आ गया, तीसरी बार वो रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस में 2y। सेम रिजल्ट जो यहां लगाया, जो इससे पहले लगाया, सेम रिजल्ट चल रहा है। तो 2 कॉमन लेने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका रिजल्ट भी सेम है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है बच्चों, क्लैरिटी हुई? तीनों कॉन्सेप्ट में, मतलब तीनों इक्वेशंस में, जो साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर y वाली थी, cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y वाली थी, या tan स्क्वायर x tan स्क्वायर y वाली थी, तीनों का रिजल्ट क्या है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y। अब एप्लीकेशन देख लेते हैं इसकी। रिजल्ट तो मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट भी कैसा है, cos 2 थीटा के फॉर्मूले मैंने कन्वर्ट किया। चलो, एक MCQ लिया, बहुत ही छोटा सा, आपको कह रहा है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3 है, आपको जनरल वैल्यू बतानी है थीटा की। तो देखो स्क्वायर वाली वैल्यू आई, तो हम ट्राई यही करेंगे कि स्क्वायर को उधर स्क्वायर रूट ना बनाए, स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ही इसको करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, वो बेस्ट सॉल्यूशन देता है। अच्छा, फिर हमने जो 3 फॉर्मूले पढ़े हैं जो पीछे अभी, वो साइन के, कॉस के और टैन के पढ़े हैं, सेक का तो नहीं पढ़ा ना। तो हम इसको क्या करेंगे, मैंने कहा था इसको आप चेंज कर लिया करो, लास्ट के लेक्चर में भी बात की थी। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको cos स्क्वायर थीटा बना दिया। ठीक है, एक तो वैल्यू सोचने में भी थोड़ा इजी रहता है। ये 3/4 हो गया। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा अगर 3/4 है तो ये देखा जाए तो ये √3/2 का होल स्क्वायर नहीं है। ये स्क्वायर उधर ट्रांसफर मत करना, यहां पे स्क्वायर जनरेट करना। ये √3/2 का स्क्वायर है। अब आप सोचो कि cos की टर्म्स में √3/2 कहां होता है। आप बोलोगे cos 30 डिग्री पे, विच इज cos π/6। तो ये cos π/6 है, उसका स्क्वायर। तो ये किससे मैच हो रहा है, cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर y हो रहा है ना। क्या लिख रहे हो आप, मतलब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर π/6, ये सिचुएशन है ना। तो इसका भी रिजल्ट हमने क्या पढ़ा है कि cos स्क्वायर x इक्वल टू अगर cos स्क्वायर y होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, आपने लिखा था n पाई प्लस माइनस में y, 3 बार हमने डिराइव किया सेम रिजल्ट, तो मेरे ख्याल से याद हो गया होगा आपको, है ना। तो यहां पे x की जगह तो मुझे थीटा दिख रहा है, n पाई प्लस माइनस π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आपका b वाला पार्ट सिंपली करेक्ट है ये। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल एप्लीकेशन थी। एक और देखते हैं जिसमें थोड़ी सी वर्किंग और ज्यादा करनी पड़ेगी हमें, थोड़ी सी वर्किंग। जैसे स्क्वायर दिया हुआ है आपका 3 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5, इक्वेशन दे दी प्रॉपर, कह रहा है जनरल सॉल्यूशन आप बताओ। तो पहले थोड़ी सी इसमें सिंप्लीफिकेशन की नीड है, शुरू करेंगे हम। 3 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5। अच्छा, मैं आपको बोल रहा हूँ साइन कॉस और टैन से बात किया करो, है ना। ये सब चीजें जो है कोसेक है, सेक है, कोट है, इनको कन्वर्ट किया करो आप। तो अगर मैं बात करूं जो बेसिक आइडेंटिटी हम जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो इसको 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स लिख दिया, प्लस टैन स्क्वायर एक्स अपनी जगह पे। ठीक है, आइडेंटिटी लगा दी। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 3 टाइम्स 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स प्लस टैन स्क्वायर एक्स 2 टैन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, थोड़ी थोड़ी वर्किंग है, कर लोगे आप फटाफट से। ब्रैकेट जब हमने एक्सपेंड किया तो क्या हो गया, 3 प्लस 6 टैन स्क्वायर एक्स, 3 प्लस 6 टैन स्क्वायर एक्स। अच्छा जी, 3 मैंने उधर सब्ट्रैक्ट किया, 3 जब मैंने उधर सब्ट्रैक्ट किया तो 5 माइनस 3, ये 2 आ गया, ये वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो टैन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2/6। टैन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। फिर वही सिचुएशन आ गई ना। आप इस स्क्वायर को उधर मत ट्रांसफर करो, इनफैक्ट आरएचएस में आप स्क्वायर इंक्लूड करो। कैसे करोगे, 1/3 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब 1/√3 टैन में कहां पे होता है, अगेन π/6, 30 डिग्री पे। तो ये बन गया टैन π/6। ठीक है, बहुत सिंपल वर्किंग है। तो यहां पर हमने क्या किया, टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टैन स्क्वायर π/6। तो इक्वेशन कौन सी मैच हो रही है, टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टैन स्क्वायर वाई। सॉल्यूशन तो तीनों का सेम था। तो इसमें सॉल्यूशन क्या आएगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y की जगह π/6 है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। क्या कहते हो, समझ आया। तो ये जब भी स्क्वायर वाली फॉर्म हो तो आप ये फॉर्मूले लगाओ, ना कि जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, मतलब लास्ट टू लास्ट लेक्चर में जो हमने फॉर्मूले सीखे थे वो मत लगाना। स्क्वायर वाले में सिंपल एक सॉल्यूशन याद रखो और ये लगा दो, ये सबसे ज्यादा जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, जब स्क्वायर के फॉर्म आपके सामने आती है। देखे आगे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। ठीक है, अब ये एक अलग टाइप है। मैंने आपको बोला कि जो एनसीईआरटी लेवल था वो तो हमारा ओवर हो गया। अब जैसे इसको अगर मैं बात करूं, आपको फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, लेकिन इसको ना जैसे हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करके, एक आध बेसिक क्वेश्चन तो हमने पहले भी करा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि सॉल्विंग और ज्यादा हो जाएगी। आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को रिड्यूस करोगे पहले अलजेब्रिक वंस में, अलजेब्रिक वंस इन द सेंस कि आप उसके फैक्टर्स कर रहे हो, है ना, और उसके बाद उसको आप आगे जनरल सॉल्यूशन के लिए सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे करें इसको, थोड़ा सा वर्किंग वाइज बड़ा क्वेश्चन है। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं आपके लिए। यहां पे इक्वेशन है कोट x माइनस में tan x माइनस
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें एज इट इज मैंने इक्वेशन कॉपी कर दी। अब सारा कॉज और साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं कहता हूं जनरली उसी से आपके सॉल्यूशन इजीली मिल जाते हैं। कॉट को मैंने कन्वर्ट किया कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर दिया साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ठीक है, परफेक्ट है। इसमें कुछ कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, सिर्फ ये ब्रैकेट बन गया ऐसे cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। आगे और वर्किंग देखते हैं। यहां पर मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आएगा साइन एक्स और cos x का। जब एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ये भी परफेक्ट है। माइनस में अब ये ब्रैकेट चल रहा है अभी थोड़ी देर के लिए सेम, इसमें कोई वर्किंग नहीं हो सकती, ठीक है। अब जब हमने ये फॉर्मूला लगाया, मतलब फॉर्मूला क्या, एलसीएम लिया, तो मुझे एक आइडेंटिटी दिख रही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिख रही है कि ये cos 2x है, मत लगाना, एंगल सबका चेंज हो जाएगा ना, हर जगह x है। अच्छा, इस वाले को फिर भी चलो sin 2x में कन्वर्ट कर लोगे, इसका क्या करोगे? अगर आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाते हो तो बेटर है कि इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a माइनस बी और आप a प्लस बी लिख दोगे, है ना। तो उससे क्या होगा, जो आपके आगे वाली टर्म है उससे कुछ सिचुएशन मैच हो जाएगी और आप कॉमन ले सकते हो फिर उसके बाद। समझ आ रही है ना बात? मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाई बजाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाने के, क्योंकि अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाते ही मुझे क्या दिख रहा है, cos x माइनस साइन एक्स कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? cos x माइनस साइन एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा क्या, ये तो कॉमन आ गया, बचा क्या, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स और cos x। अच्छा, ये कॉमन आ गया तो -1 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। क्या कहते हो? दो फैक्टर्स बन गए, जिसमें से एक फैक्टर पे बहुत आसानी से काम किया जा सकता है कि cos x माइनस साइन एक्स 0 के इक्वल होगा और एक बार ये 0 के इक्वल होगा। मैंने क्या किया, एक फैक्टर यहीं पे कंसिडर कर लिया, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो निकाले। कंसिडर, आप लिख रहे हो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो इसको इजीली अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो cos x इक्वल टू साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक, cos x इक्वल टू साइन एक्स लिख दिया। अच्छा, cos x इसके नीचे चला गया, एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, आप कुछ चीजें डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये मैं हर बार आपको बताता हूं, है ना। मैं एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूं। मैंने क्या किया, साइन के नीचे cos को डिवाइड किया, मतलब अपॉन में भेजा, तो क्या हुआ, साइन अपॉन cos तो tan हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 तो रहेगा ही। अब tan x की वैल्यू आपकी 1 है, विच इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। तो ये आपका tan x इक्वल टू tan y का जनरल सॉल्यूशन लगेगा। तो tan x इक्वल टू tan y का जनरल सॉल्यूशन क्या था, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। तो यहां पर एक जनरल सॉल्यूशन तो आपको मिल भी गया, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह पाई बाय 4, ये लिखना मत भूलना, n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक जनरल सॉल्यूशन आ गया आपका एक फैक्टर से, ये वर्किंग अभी बची है। नेक्स्ट पेज पे इसको लेके चलते हैं, कंसिडर करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंसिडर दूसरे वाला फैक्टर जो मेरे पास था वो था cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x इंटू साइन एक्स -1 इक्वल टू 0। अब या तो एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद भी अल्टीमेटली आपको उसको उधर तो भेजना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 1 को ना उधर ट्रांसफर कर दिया, 1 को उधर ट्रांसफर किया इस तरह से, इक्वल टू 1 उधर भेजा और इसको ऊपर भेज दिया, ठीक है। डिवाइड वाली टर्म आपकी मल्टीप्लिकेशन में चली गई, ये आ गया। अच्छा, ये आपका एक फॉर्मूला बना रहा है, अगर मैं 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बात आएगी इसकी एंगल डिफरेंट होने की, तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे डील करना है, ठीक है। मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसको आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 साइन एक्स cos x दिख रहा है आपको, कोई बड़ी चीज तो नहीं है ये, है ना। तो cos x प्लस साइन एक्स मुझे यहाँ पे दिखा 1/2 साइन 2x। अब यहाँ पे साइन 2x आ गया, पर यहाँ पे x और x है, जो पहले भी बोल रहा था प्रॉब्लम होगी।
स्क्वेयरिंग कर दो। अब इतने एक्सप्रेशन को एज ए इक्वेशन आप स्क्वेयरिंग कर सकते हो, पीछे उतने बड़े एक्सप्रेशन को स्क्वेयरिंग करने में दिक्कत आती है आपको। यहां पे अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूं ऑन स्क्वेयरिंग, तो यहां पे क्या आ रहा है, cos x प्लस साइन एक्स। थोड़ी मुझे जगह चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, तो मैं देखता हूं अगर कुछ चीजें स्किप हो पाएगी। ठीक है, जैसे मैं अब ये वाला स्टेप स्किप कर रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स और cos एक्स। क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो कि 1 हो जाएगा आइडेंटिटी, और 2 साइन एक्स cos एक्स क्या होगा, साइन 2x। तो ये स्टेप मैंने स्किप कर दिया, डायरेक्टली लिख दिया 1 प्लस साइन 2x। समझ गए ना आप, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया, और 2 साइन एक्स cos एक्स आपका साइन 2x हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अप्लाई किया, यहां पे आ रहा है 1/4 साइन स्क्वायर 2x। तो देखो आपका 2x वाला एंगल मैच हो रहा है। मैंने यहां पे 4 को इधर ट्रांसफर करा, 4 प्लस 4 साइन 2x इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, देखते हैं क्वाड्रेटिक बन गई, साइन स्क्वायर 2x माइनस में 4 साइन 2x और माइनस में 4 इक्वल टू 0। क्लियर, साइन स्क्वायर 2x माइनस 4 साइन 2x और माइनस 4 इक्वल टू 0 आपके क्वाड्रेटिक बन गए इन टर्म्स ऑफ साइन 2x। फैक्टर इसके नहीं हो पा रहे आसानी से, आप करके देख लो, तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम सबको पता है, तो जैसे x की वैल्यू मिलती है मुझे साइन 2x की वैल्यू मिलेगी, लगा दो वैल्यू डायरेक्टली, माइनस b, माइनस लगा दिया, b की वैल्यू कितनी है -4, प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, b कितना -4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया, 16 आ गया, -4ac, b स्क्वायर के बाद बारी आएगी -4ac की, तो -4 इंटू a की वैल्यू 1। ठीक है, लिख देता हूं -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू अगेन -4, तो ओवरऑल कितना आ रहा है, +16, अगेन +16। थोड़ी सी जगह चाहिए इसलिए मैं अब कैलकुलेशन आपकी वर्बली कर रहे हैं, और आपको भी वर्बली ही करनी चाहिए, वो तो वैसे मैं आपको करके दिखाता रहता हूँ। a की वैल्यू 1 हो गई, a की वैल्यू 1 हो गई, तो साइन 2x आपके पास क्या आ रहा है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +4, ये आ रहा है √32। √32 को बच्चों हम 4√2 लिखते हैं, अपॉन में 2, प्लस माइनस चल ही रहा था, 2 कॉमन आ गया, साइन 2x के लिए कितनी हो गई, 2 प्लस माइनस में √2। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, साइन 2x के दो आंसर आ रहे हैं, मुझे यहां से जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। तो पहले मैं अगर इसको कंसिडर करूं, इफ साइन 2x की वैल्यू में 2 प्लस √2 ले लूं, तो 2 प्लस √2 का मतलब √2 तो 1.414 है, तो ये तो 3.414 आ जाएगा, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये नॉट पॉसिबल, ये केस तो रिजेक्शन में चला गया, ये केस तो रिजेक्शन में चला गया। ठीक है, और इफ साइन 2x की वैल्यू अगर 2 माइनस √2 है, तो ये तो चलेगा ना, ये वैल्यू तो आपकी लेस देन 1 है। लेस देन 1 कैसे है, 2 में से 1.414 लेस कर रहे हो, ऑब्वियसली 1 से तो कमी है, ये डेसिमल्स में आ रही वैल्यू। अब लेकिन मैं इसके बारे में सोचूं कि क्या ये किसी साइन की वैल्यू को बिलोंग कर रही है, क्योंकि अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं कि साइन 2x की वैल्यू मान लो 1/2 आ गई, तो हम सोचते हैं साइन π/6 पे है, तो हम फिर साइन x और साइन y वाला जनरल सॉल्यूशन लगा लेते हैं। ये एक ऐसी वैल्यू जिसको हम सोच नहीं पा रहे इमीडिएटली, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम ना इसको ऐसे लेट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे कि भाई ये साइन अल्फा मान लो, क्योंकि साइन 2x को साइन से ही कंपेयर करूंगा तभी जनरल सॉल्यूशन लगा पाएंगे। मैंने इसको साइन अल्फा ले लिया 2 माइनस √2, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, सुनना बच्चों ध्यान से, क्योंकि 11th क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हो, लेकिन 12th क्लास में आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है कि अगर आप साइन के बारे में आगे नहीं सोच पा रहे, तो साइन को ना आप उधर ट्रांसफर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स, ऐसे लिख सकते हो आप, साइन इनवर्स 2 माइनस √2। अच्छा, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि कहीं आप सोच रहे हो साइन इनवर्स 2 माइनस √2 को आप ये नहीं लिख सकते, कहीं सोच रहे हो कि 1/sin 2 माइनस √2, ये आपका बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ डेफिनेशन क्या है, ये तो मैंने बता दिया, ये नहीं होता। ठीक है, तो साइन इनवर्स
अगर कभी x इक्वल टू वाई है तो इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू साइन y है। ये आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। इसे हम शॉर्ट में ITF बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये रेसिप्रोकल नहीं होता है ना, क्योंकि फंक्शन का इनवर्स है ये। तो आपने अल्फा ये ज्यूम कर लिया और ये पता आपको पूरा साइन अल्फा है, तो यहां पे इस जगह को यूज करते हुए तो देयरफॉर साइन 2x, अगर 2 माइनस रूट 2 को मैं साइन अल्फा ले चुका हूं तो आप साइन x इक्वल टू साइन y वाला जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा दो। और फॉर्मूला क्या है वो, x की जगह 2x है, n पाई प्लस क्या होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू वाई। तो माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू वाई की जगह है अल्फा, ठीक है। x के साथ जो 2 है वो मैंने RHS में शिफ्ट कर दिया, तो माइनस 1 की पावर n बाय 2 इंटू अल्फा। फाइनली x का आंसर क्या बनेगा आपका, n पाई बाय 2 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n बाय 2, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स 2 माइनस रूट 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो एक सॉल्यूशन तो आपने ये निकाल लिया, और दूसरा सॉल्यूशन आपने क्या निकाला हुआ था, n पाई प्लस क्या था, n पाई प्लस पाई बाय 4। दो आपके जनरल सॉल्यूशन निकले हैं। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपके कुछ मेंस में पूछे जाते हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए जिसमें आप ऐसे फैक्टर्स बनाओगे, अलग अलग उस पर सॉल्व करोगे, और ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आती है जिसपे आप वैल्यू नहीं सोच पा रहे, तो आप उसे साइन अल्फा, कॉज अल्फा, टैन अल्फा कुछ भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन लेफ्ट में जो रेशियो है आपकी, ठीक। देखिए और कौन कौन से टाइप है हमारे पास, ठीक है। इसके लिए कितनी जगह है एक बार पहले आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। 2 पेज है हमारे पास। तो सॉल्व द इक्वेशन tan x प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू 2 cot x माइनस 1। सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्विंग है। तो LHS में तो देखो आप सोच पा रहे हो tan a प्लस भी लग जाएगा, है ना। अब cot x को क्या करें, उसको भी tan में कन्वर्ट करके शुरू करते हैं, ठीक है। मतलब कुछ है स्पेशल इसके अंदर क्वेश्चन में, पीछे हमने जैसे फैक्टर्स करे ना, कोशिश कर रहे हैं इसको भी उसी तरह से पहले रिड्यूस करो, सिंप्लीफाई करो, फिर देखेंगे और क्या क्या हो सकता है इसमें। तो पहले तो मैंने एज इट इज इक्वेशन कॉपी कर दी, tan x प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू ट्वाइस cot x माइनस 1। अच्छा tan a प्लस बी हर बच्चा जानता है आज की डेट में, tan a प्लस tan b, मतलब जो इस लेक्चर तक आ चुका है ऑब्वियसली उसे tan a प्लस b तो आता ही है। 1 माइनस, ओह लाइन थोड़ी ज्यादा टेढ़ी हो गई, 1 माइनस tan x इंटू tan पाई बाय 4, ठीक चल रहा है ये। अच्छा जब ये सब tan में है तो इसको cot में क्यों रखे भाई, अपॉन में tan x, माइनस 1 इक्वल टू 0, ओहो इक्वल टू 2 अपॉन tan x माइनस 1, बस tan पाई बाय 4 1 होता है, हटाओ उसको, tan x प्लस 1, यहां पे क्या हुआ 1 माइनस 1 इंटू tan x, 1 इंटू tan x मीन्स tan x ही तो होगा। अच्छा इधर मैं एलसीएम ले लूं, इधर मैं अगर एलसीएम ले लूं तो ये बन गया 2 माइनस tan x, ठीक चल रहा है ये, सही है, यहां तक तो बढ़िया चल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ऑप्शन और कुछ दिख रहा है, ऑप्शन और कुछ तो नहीं दिख रहा है ना, 1 को इधर भी लिया होगा तो कोई बात नहीं, चलो करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने tan x को ना इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बना tan x प्लस 1, tan x के साथ ये लो मैंने फटाफट लिख दिया tan x प्लस 1, और ये है 1 माइनस tan x के साथ 2 माइनस tan x। चलो देखते हैं कितनी सिंप्लीफिकेशन होती है आगे। अंदर मल्टीप्लाई किया tan स्क्वायर x प्लस tan x, ठीक है, देख लेना कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, 2 अपॉन tan x है माइनस 1, ठीक है, और tan x प्लस 1, ठीक है। देखते आगे, 1 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस tan x सेम, 1 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस tan x, माइनस tan x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 tan x प्लस tan स्क्वायर x, परफेक्ट है ना, ठीक है। अब यहां पे tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x तो देखो ऑब्वियसली कैंसिल हो रहा है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये तो गया, tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x कैंसिल हो गए। या फिर आप एक काम करो अपनी दिल की तसल्ली के लिए, इधर ले आओ
कि भाई कैंसिलेशन नहीं करते उस एक पॉइंट को। वैसे तो देखो सॉल्व करना आपको रफ में, तो इसमें तो जितनी जल्दी कर सकते हो करते जाओ। मैं आपको पूरा ऐसे शिफ्ट करके दिखा रहा हूँ, tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, अच्छा प्लस tan एक्स था बेचारा यहाँ पे, उसके साथ क्या हुआ माइनस tan एक्स माइनस 2 tan एक्स माइनस 3 tan एक्स, वो इधर आ गया प्लस 3 tan एक्स, इक्वल टू में मेरे पास चल रहा है 2, कांस्टेंट को मैंने रहने दिया उधर, tan स्क्वायर एक्स से tan स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 tan एक्स इक्वल टू 2, ठीक चल रहा है। 4 tan x इक्वल टू मतलब tan x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/2। फिर वही पीछे वाले क्वेश्चन वाली कहानी कि भाई tan में मुझे 1/2 तो नहीं पता कहाँ होता है, लेकिन हाँ रेंज में तो है ये। तो क्या किया, इसको लेट कर लिया कि tan अल्फा इक्वल टू 1/2, ठीक है। वेयर आप अल्फा को क्या लिख सकते हो, अल्फा को आप लिख दोगे tan इनवर्स हाफ, tan इनवर्स हाफ ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। और साफ तरीके से लिख देते हैं 1/2 ऐसे। तो यहाँ पे देयरफॉर tan x इक्वल टू अगर हाफ है तो वो किस पे बन गया, tan अल्फा हो गया ये तो, ताकि मैं जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन मैच कर पाऊं ना। tan x इक्वल टू tan y ले लिया, तो यहाँ पर देयरफॉर क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, tan x इक्वल टू tan y का x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, तो n पाई प्लस y की जगह क्या है अल्फा। तो पहला जनरल सॉल्यूशन जो मुझे मिला, अल्फा की वैल्यू मैंने रख दी tan इनवर्स हाफ वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ऐसा है मेरा पीछे एक पेज छूटा हुआ है, इंटेंशनली छोड़ा जाता है वो पेज, सॉल्व करते करते फैक्टर तो एक ही बना था, फैक्टर मतलब tan x की एक ही वैल्यू आ रही है, तो कहने को तो जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब क्या बचा इसमें, अब क्या बचा इसमें, जब हम इक्वेशंस को रिड्यूस कर रहे होते हैं ना बच्चों, पीछे देखो 2 फैक्टर्स बन गए थे, तो जो पॉसिबिलिटीज थी हमने सारी एक्सप्लोर करी, 2 सॉल्यूशन हमने दे दिए। जब इस तरह से हम रिड्यूस करते हैं इक्वेशन को, तो इसमें ना एक वर्ड आता है बच्चों, ध्यान से सुनना, एक्सट्रेनियस रूट, ठीक है। बहुत कम जगह दिखेगा आपको, चाहे आप इसे बोल पाओ तो ठीक, ना बोल पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस समझ लो कि एक एक्स्ट्रा रूट कभी कभार हमारी रिड्यूसिंग करते करते, जब हम रिड्यूस कर रहे होते हैं तो कभी कभार वो रूट खत्म हो जाती है। अच्छा, कभी कभार हम एक ऐसी रूट इंक्लूड कर लेते हैं जो इक्वेशन को ओवरऑल सेटिस्फाई नहीं कर रही, उसे हम एक्सट्रेनियस रूट बोलते हैं, उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ती है। अच्छा, आप बोलोगे इसमें ऐसा क्या हुआ जब रिड्यूस करा हमने और कोई एक एक्स्ट्रा रूट हमारी मिस हो गई या वो इंक्लूड हो गई, कैसे पता चलेगा। हमने रिड्यूसिंग क्या की, tan a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है, tan a प्लस बी में tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, तो उसमें कोई ऐसी मेजर रिडक्शन नहीं हुई जहां पे कोई दिक्कत आ रही है हमें। लेकिन जब मैंने कोट को tan में कन्वर्ट किया ना, तो कोट को tan में कन्वर्ट करने का मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन एक्स बाय कोस एक्स है ना, यहाँ पे अपॉन में देखो आपके पास ये जो कोट एक्स है ना, कोट एक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया कॉस अपॉन साइन। अच्छा, इसको जब मैंने रिड्यूस किया tan एक्स, तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स है ना, ये ऊपर कॉस एक्स चला जाएगा, अगर ऊपर कॉस एक्स चला गया तो आपके पास वैल्यू आएगी 2 cos x बाय साइन एक्स। अब cos x की आप कौन सी वैल्यू ले सकते हो, मतलब समझो जब आप रिड्यूस कर रहे हो तो आप उसके बारे में सोचो, कोई एक ऐसी वैल्यू कोई बिस तो नहीं हो गई जो और भी इसमें निकल सकती थी, ठीक है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। चलो मैं बताता हूं आपको, नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं। अगर यहां पे पीछे मैं बात करूं cos x के बारे में, अगर मैं cos x को 0 लेता हूं, ध्यान से समझना मेरी बात, यहां पे वापस लेके जा रहा हूं, यहाँ पे मैंने जो रिड्यूस किया इसमें तो देखो रिडक्शन कुछ खास नहीं हुई, tan x जो चल रहा है वो चल रहा है, यहाँ पे कोट को मैंने tan में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब tan का मतलब क्या हो गया, cos अपॉन साइन, या फिर आप कोट को बोल लो cos अपॉन साइन। वो जो cos अपॉन साइन है, अगर मैं cos x की वैल्यू, छोटी वैल्यूज पे ही हम ज्यादा सोच सकते हैं, आगे की ज्यादा बड़ी वैल्यूज हमें देखनी नहीं, -1 से 1 के बीच में मैं देख रहा हूं। अगर मान लो मैं cos x को 0 लेता हूं, अगर मैं cos x को 0 लेता हूं तो वैल्यू क्या बनेगी, cos किस पे होता है 0, 2n + 1 π/2 पे। जनरली हम क्या सोचते थे कि डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, यहां पे cos x आपका न्यूमरेटर में है cot x की वजह से। अगर मैं इसको 0 लेता हूं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2n + 1 π/2, मतलब इसको मैं एक्सट्रेनियस रूट बोल सकता हूं अगर ये गिवन इक्वेशन को वेरीफाई कर जाए, गिवन इक्वेशन को अगर वेरीफाई कर जाए। गिवन इक्वेशन आपकी पीछे जो लिखी हुई थी tan x + π/4 = 2 cot x - 1, देखो जो वर्किंग हो सकती थी वो तो हमने कर दी। उसके बाद जो हम रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस करते टाइम आप ऐसे फंक्शंस पे ध्यान दो
जिनकी कुछ वैल्यू लेने पे आपका LHS RHS इक्वल हो सकता है। तो यहां पे बहुत सिंपल पॉसिबिलिटी क्या दिख रही थी कि भाई 2 cot x माइनस 1 है, जिसका मतलब क्या 2 cos x अपॉन साइन एक्स, 2 cos x अपॉन साइन एक्स माइनस 1। अच्छा साइन एक्स तो कभी जीरो हो नहीं सकता, लेकिन अगर मैं cos x को जीरो ले लूं, cos x को जीरो ले लूं तो देखते हैं RHS में क्या बनेगा बच्चों। cos x को जीरो लिया तो ये 2n + 1 π/2 आ गया। मैं पहले RHS ले रहा हूं क्योंकि RHS ज्यादा ईजी है सॉल्व करने के लिए। 2 cot x माइनस 1, क्योंकि मैं इसी को सोच के वैसे भी बात कर रहा हूं। तो यहां पे क्या किया, x की जगह मैंने रख दिया 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2। ठीक है, अब आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन जरा चेक करो। cot 90 पे, cot 90 पे क्या होती है वैल्यू, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, तो cot 90 क्या होता है, जीरो, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 cot में हमेशा जीरो होता है। तो 2 × 0 -1। अच्छा क्यों हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे वैल्यू -1 आ रही है, क्योंकि ये तो आप हवा में ही सोच लोगे ना कि भाई अगर इसको जीरो लिया तो RHS -1 आ रहा है, और LHS में आपके पास tan x + π/4 है जो +1 -1 दे सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि ऐसी कोई वैल्यू मिल जाए मुझे जिससे LHS RHS दोबारा से इक्वल आ जाए, जो कि इक्वेशन सॉल्व करने से नहीं मिला। ऐसी वैल्यू को जिससे सेटिस्फेक्शन हो जाए LHS RHS की, एक्सट्रेनियस रूट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा LHS पे चलूं अब मैं। LHS क्या था, LHS आपके पास था tan x + π/4। ठीक है जी, x + π/4 का मतलब यहां पे मैंने x की जगह क्या रखा, मैंने यहां पे रख दिया 2n + 1 π/2 और प्लस π/4 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर मैं कर दूं, सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा बच्चों, 2n से π/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n पाई आ गया, यहां पे क्या बन गया π/2 + π/4। ठीक है, π/2 + π/4 का मतलब कितना हो गया, n पाई प्लस एलसीएम अगर आप लेते हो π/2 और π/4 का तो ये आ जाएगा 3π/4, 3π/4। अच्छा tan का जो पीरियड होता है ना, जब मैंने ग्राफ्स पढ़ाए थे मैंने आपको बताया था पाई होता है tan का पीरियड, -π से पाई के बीच में आपका ग्राफ बनता है ना, नहीं सो -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ बनता है आपका, तो पाई इसका पीरियड होता है। तो यहाँ पे ये n पाई तो क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया। और tan 3π/4 की वैल्यू क्या होती है, चलो n की वैल्यू लेके देख लो, n को आप जीरो ले लो तो tan 3π/4 आया। tan 3π/4 क्या होता है, tan 135 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो -1 आ रहा है। अच्छा n को मैंने जीरो लिया, n को अगर आप 1 ले लेते हो तो क्या आ रहा है tan पाई + π/4। मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको, tan पाई + π/4 3π/4। तो उस केस में tan पाई + थीटा क्या होता है, tan पाई + थीटा पॉजिटिव tan थीटा ही होता है बच्चों, मतलब tan 3π/4 ही आएगा। तो फिर वैल्यू -1 आएगी। अगर आप n को 2 ले लेते हो, n को 2 तो 2π + 3π/4, 2π + थीटा का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए, फिर से tan 3π/4 आएगा, तो वैल्यू -1 ही आएगी। तो हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि LHS = RHS आ रहा है बच्चों। तो हमारे पास एक रूट हमें और मिल गई, x = 2n + 1 π/2, x = 2n + 1 π/2 where n belongs to integer is extraneous root। तो हमें दो सॉल्यूशन मिले इसके, एक तो एक्सट्रेनियस रूट वाला, ठीक है, एक तो एक्सट्रेनियस रूट वाला, और एक पीछे जो हमने निकाला था जो एक्चुअल सॉल्यूशन था हमारा, वो क्या था, n पाई प्लस tan इनवर्स आई थिंक 1/2 था, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये है बच्चों देखो वर्किंग, मतलब ऐसे क्वेश्चन देखो मेंस में निकलते हैं ना कि आपको तो लगेगा एक सॉल्यूशन आ गया, हमने पूरी कहानी खत्म कर दी सॉल्विंग वाली, लेकिन पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ती है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे थोड़ा सा दिमाग और चलाना पड़ता है। तो थोड़े बहुत और क्वेश्चंस अगर इस टाइप के करोगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे मुझे कोई वैल्यू जीरो नहीं लेनी, कहाँ पे मैं जीरो ले सकता हूँ, कहाँ पे मैं कोई वैल्यू 1 ले सकता हूँ कि जिससे LHS RHS इक्वल आ जाए। वो पॉसिबिलिटीज है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन आपको चेक करना पड़ता है। तो थोड़े से मतलब इस कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में, जब सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस रिड्यूसिंग टू अलजेब्रिक वंस वाली जो कैटेगरी थी, उसके अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कोई भी जब आप बुक उठाओगे आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको ऐसे क्वेश्चंस और। ठीक है, और देखते हैं। चलो अब ये टाइप देखो, इसका ना हम अलग से एनालिसिस कर चुके हैं ये वाली इक्वेशन का। वैसे एक छोटा सा लेक्चर बनाया था हमने, y = a sin x + b cos x वाला बनाया था। यहां पे क्या आ गया, वो y = a sin x + b cos x एक इक्वेशन फॉर्म में आ गया।
मतलब वो y हटके क्या आ गया, इक्वल टू एक c वैल्यू आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गई, मतलब a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, या फिर आप ये कह सकते हो बीच में माइनस भी हो सकता है ना, वो प्लस माइनस तो मैटर नहीं करता। पहली बात, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन कब निकाल सकता हूं, मतलब इक्वेशन सॉल्वेबल कब है, वो पहले कंडीशन ध्यान रखनी है। मैंने उस लेक्चर में भी इसका पूरा प्रूफ करके दिखाया था कि कब आएगा, अगर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस रूट के बाहर है ऑब्वियसली, कह रहा है वैल्यू c की वैल्यू इससे ज्यादा होगी और c की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, ये कंडीशन आपकी कि कब सॉल्व करना, कब सॉल्व नहीं करना। अब मुझे इक्वेशन तो दे दी, इक्वेशन जो दी वो मैच भी हो रही है कि a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c, मतलब c मुझे क्या दिख रहा है, √2 दिख रहा है। तो पहले अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो कई बार होता है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप पहले कंडीशन चेक कर लिया करो। मुझे जो दिख रहा है, मैंने sin x के कोएफिशिएंट को a ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, a 1 हो गया, b आपका √3 हो गया, है ना। आप इसे a और इसे b ले लो, या इसे a या इसे b ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वेयरिंग होनी है प्लस होना है, वैल्यू पॉजिटिव भी हो जाएगी, कुछ भी हो आगे पीछे। और c हो गया √2, c हो गया √2। मैंने क्या किया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाला, जो रिक्वायरमेंट है हमारी, तो वो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, कितना आ गया, 1 प्लस 3 4, 4 का √2 आ गया। तो ये जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, तो हमारे पास सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ज्यादा होगी सी की वैल्यू, और पॉजिटिव अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कम होनी चाहिए। इसका मतलब जो सी है हमारे पास वो क्या है, वो तो √2 है, तो वो कह रहा है -2 से ज्यादा है, ऑब्वियसली -2 से ज्यादा और 2 से कम है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसको मुझे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का क्या तरीका होता है बच्चों, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये कहता है अगर ये इक्वेशन सॉल्वेबल है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो, तो आपने जो वैल्यू निकाली है ना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, आपने जो वैल्यू निकाली है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, जो वैल्यू आई उससे आप LHS RHS दोनों को डिवाइड कर दो। यहां पे मैं लिख रहा हूं डिवाइड LHS एंड RHS बाय 2। ठीक है, थोड़ा यही लिख देता हूं आराम से जगह लेके, डिवाइड LHS एंड RHS बाय 2। देखते हैं क्या होगा उससे, 2 से डिवाइड कर रहा हूं बच्चों में, यहां पर 2 से डिवाइड किया तो ये 1/2 sin x हो गया, ठीक है, प्लस √3 के नीचे 2 आ गया, दोनों साइड कर रहा हूं ना मैं, ये तो पूरा LHS डिवाइड होगा, ये cos x है, और ये कितना आ गया √2/2। ठीक है, देखते आगे। अब इसको ना जनरली कोशिश किया करो बच्चों cos के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की, LHS वाली पार्ट, मतलब एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम। तो वो कैसे करेंगे, मैंने क्या किया, इसको ना cos x को cos x रहने दिया, √3/2 किस पे होता है, cos π/6 पे होता है, मानते हो, cos x को cos x रहने दिया, √3/2 को cos π/6 लिख दिया। अच्छा प्लस में है वैल्यू तो मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दूंगा, ये आ गया sin x, और 1/2 किस पे होता है, sin π/6। ठीक है, अच्छा √2/2 क्या होता है, 1/√2, कोई बड़ी बात थोड़ी है, 1/√2। cos a cos b प्लस sin a sin b किसका फॉर्मूला है, cos a माइनस b का, cos a cos b प्लस sin a sin b इज cos a माइनस b, तो ये क्या बन गया, cos x माइनस π/6। जब मैंने कहा यहां पे LHS में cos आ गया, तो इसमें सोचो 1/√2 किस पे होता है, 1/√2 किस पे होता है, cos में π/4 पे। अबे मैच हो गया जनरल सॉल्यूशन से, cos x इक्वल टू cos y, तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, x तो ये पूरा लिया जाएगा, x माइनस π/6 इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस y, y यहाँ पे π/4 है। तो बच्चों जगह कम है मेरे पास यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हाँ तो जगह कम है, तो आप एक काम करो, इसमें मैं रफ में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको रफली, कि केस 1 में ले रहा हूँ प्लस वाला, x माइनस π/6 इक्वल टू 2n पाई, मैंने प्लस वाला ले लिया π/4, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं बच्चों इसको, x की वैल्यू क्या होगी, 2n पाई को 2n पाई रहने दिया, π/6 उधर प्लस में जाएगा, तो π/4 प्लस π/6 एलसीएम ले लो, कितना आ गया 12 हो गया, ये आ जाएगा 5π/12। करके देख लेना बच्चों, एलसीएम तो लिया मैंने, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर।
तो एक सॉल्यूशन तो हमारे पास ये आ गया प्यारा सा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास, सेकंड पॉसिबिलिटी x माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू, क्योंकि दो है ना प्लस माइनस, तो दोनों सॉल्यूशन लिख के दोगे ना अलग से, तो x माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू 2n पाई माइनस में पाई बाय 4। ठीक है, तो यहां पे तो x रहेगा, यहां पे 2n पाई रहेगा, माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 आपका बन जाएगा ये माइनस पाई बाय 12। करके देख लो, एलसीएम ले लो, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। दूसरा सॉल्यूशन ये आ रहा है ना, माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 आपका हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 पाई प्लस 2 पाई माइनस पाई बाय 12 आ रहा है, सही है। तो ये दो सॉल्यूशन आ रहे हैं इसके। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कंडीशन लगा के कि इक्वेशन सॉल्वेबल है भी या नहीं है। अगर है तो जो आपने अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाला था ना, उसी से दोनों साइड डिवाइड कर दो, डिवाइड करो, इसे एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बंद करो, cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b में बंद कर दिया। अच्छा, उसको सामने एक ऐसी वैल्यू दिख रही है जो cos से कंपेयर हो जाएगी, और फिर जनरल सॉल्यूशन लगा दिया और दो केस बन गए। आ रहा है समझ? ठीक है, इजी था ये वाला केस। तो ये लो, इसी पे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। दो मेथड लगा सकते हैं इसमें हम वैसे अलग अलग। एक तो जो पीछे अभी सीखा है ना, जो कंडीशन थी सॉल्वेबिलिटी की, वो देख लेते हैं सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो मेथड 1 अगर मैं लगा के चलूँ आपके लिए, मुझे a कितना दिख रहा है 12, b कितना दिख रहा है -5, और c कितना दिख रहा है 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 है ना। इक्वेशन देखो ना, a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c, कह रहा है इसका कम से कम मतलब सॉल्यूशन है। उसने बोला सॉल्यूशन है, आप k की वैल्यू बताओ, और वो भी कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती है k की, वो ये पूछ रहा है। तो ये देखो, अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c का, तो वो कब होता है? गिवन इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया सॉल्यूशन, इफ एंड ओनली इफ माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सी, लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है ना, यही तो कंडीशन होती है। तो माइनस लगा हुआ अभी, ए स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 144 है ना, ए का 144, और -5 का स्क्वायर प्लस 25 हो गया, 13 दिख ही रहा था वैसे आपको। सी कितना 2k प्लस 1, 2k प्लस 1, और ये कितना है 144 प्लस अगेन 25, लिख दो डायरेक्ट। ये कितना हो गया 169 का रूट 13 हो गया -13, ये आ गया 2k प्लस 1, और ये आ गया +13। अच्छा, इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? इन इक्वेशन, ये +1 है ना, तो इसको हटाना है मुझे, k की वैल्यू निकालनी है, तो मैं -1 कर दूंगा थ्रू आउट। इन इक्वेशन में -1 अप्लाई कर दूंगा, यहां पे -13 -1 -14 हो गया, -13 -1 -14 हो गया, 2k प्लस 1 -1 2k हो गया, 13 -1 12 हो गया। मुझे k चाहिए, तो k निकालने के लिए क्या करूंगा, 2 हटाना है, मतलब डिवाइड करना है, थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया -7, ये हो गया k, और ये हो गया 6। अब मुझे कह रहा है इस रेंज में कितनी इंटीग्रल वैल्यूज है k की, कितनी है? नंबर ऑफ, काउंट करो, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k हो गए काउंट, कितनी है? -7 से 1 7 हो गई, -7 से -1 7 हो गई, फिर 0 लिया 8, और फिर 1 से 6 6 14 हो गई, 14 वैल्यूज है। ठीक है, जगह क्यों छोड़ी मैंने? ऑल्टरनेटिव मेथड। अच्छा, हम एग्जाम में यही लगाएंगे वैसे जो बताया मैंने, लेकिन एक जस्टिफिकेशन जो हमने पीछे वर्किंग की थी वो क्या इसमें भी एप्लीकेबल है? देखिए एक बार, हमने क्या सीखा था कि इक्वेशन सॉल्वेबल अगर है तो वो कंडीशन तो मैंने लगा दी। अच्छा, इसको अगर मुझे सिंगल में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या दिख रहा है मुझे, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर कन्वर्ट करना है, ये देखो इक्वेशन उठाई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या दिख रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट 144 प्लस 25, अंडर रूट 169, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 13 हो गया, 13 से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों साइड, इधर भी कर दिया हमने, है ना, LHS में पूरे में होगा, और RHS में इस पूरे के नीचे आ गया। ठीक है, इसे अब सिंगल फॉर्मूले में बंद करना है, कई बार ये यूज होगा कॉन्सेप्ट आपका। अब देखो मैंने कहा था ट्राई करो कॉज में कन्वर्ट हो जाए,
तो इसको cos x के साथ cos अल्फा होगा तो ही तो cos अल्फा दोनों फॉर्मूले बना पाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसको लेट कर लिया cos अल्फा इक्वल टू 12/13। तो आप वेरीफाई कर लो ये साथ वाला साइन अल्फा ही है 5/13, पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रहा है। और देयरफॉर tan अल्फा कितना दिख रहा है आपको, tan अल्फा आपको दिख रहा है 5/12। ठीक है, आप ट्राइंगल बना लो अल्फा के हिसाब से। तो cos अल्फा अगर 12/13 है तो साइन अल्फा क्या होगा आपका 5/13, tan अल्फा 5/12 होगा इनका। तो अब मेरे पास क्या दिख रही है सिचुएशन, cos x, ये cos x के साथ आ गया cos अल्फा माइनस साइन x के साथ आ गया साइन अल्फा, और ये आ रहा है 2k + 113 सामने। ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, किसका फॉर्मूला बन गया, आप बोलोगे cos a + b का। तो cos x + अल्फा की वैल्यू ये आ गई। अब cos का कुछ भी एंगल हो, cos का कुछ भी एंगल हो, इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है, आप बोलोगे cos की रेंज तो एंगल कुछ भी हो -1 से 1 के बीच में ही तो होती है। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल वाला हो गया, एक्चुअल जस्टिफिकेशन बता रहा हूं मैं आपको। तो cos x + अल्फा की वैल्यू कितनी है, वो तो आप कैलकुलेट कर चुके हो ऑलरेडी इक्वेशन में, 2x + 1/13। ठीक है, 13 हटाना है, डिवाइड से मल्टीप्लाई किया 13 से मैंने, तो देखो सेम इक्वेशन बन गई, सेम इक्वेशन बन गई जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। ये देखो ये, तो आगे की सॉल्विंग तो ऑब्वियसली सेम है। ठीक है, ये सेम बन गया। तो हमारे पास k क्या मिल जाएगा, अगेन k मिल जाएगा मेरे पास -7 है ना, -7 से 6 के बीच में, और कितनी वैल्यूज हैं, 14 वैल्यूज आएगी k की। कहानी समझ आई कि ये जो कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं किस बेसिस पे लगा रहे हैं, हम सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी रेंज -1 से 1 है, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो c की वैल्यू है वो इस रेंज में ही आती है ना, c के लिए इस रेंज में ही आती है आपकी। तो इसका प्रूफ जो है ना, इसका प्रूफ मैं आपको उस लेक्चर में दे चुका हूँ जहाँ पे हमने एनालिसिस करा था किसका, y = a cos x + b sin x का, तब हमने इसका पूरे प्रूफ देखा था। तो आज अप्लाई हो रहा है ये। ठीक, तो ये अलग अलग टाइप के थे बच्चों क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रहा हूँ। थोड़े से टाइप और बचे हुए हैं, थोड़े से टाइप और बचे हुए हैं, जैसे ये उनमें से एक टाइप है कि एक से ज़्यादा इक्वेशन में, एक से ज़्यादा इक्वेशन में मुझे कॉमन वैल्यू बतानी है थीटा की। दो इक्वेशन दे दी ना, मतलब इक्वेशन कैसे बोलोगे, मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दी हुई है तो एक इक्वेशन ही ना ये, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूड हो जाए कम से कम एक, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अभी पीछे जो हम इक्वेशन देख रहे थे वो बड़ी बड़ी इक्वेशन देख रहे थे जिसमें एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व था। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं, जैसे मुझे दिया हुआ साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ -12, तो इसमें रफ में आपको कॉन्सेप्ट याद दिलाना पड़ेगा प्रिंसिपल वैल्यूज का। मैंने आपको क्या सिखाया था कि साइन की वैल्यू नेगेटिव है, तो आप पहले चेक करोगे साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे है, आप देखोगे इधर होगी और इधर होगी साइन की नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्या याद किया हुआ है, रेंज एंगल की पाई + थीटा, और यहाँ पे की हुई है 2π - थीटा। फिर हमने क्या बात की थी कि थीटा कहाँ से आएगा, आप इसमें माइनस को एक बार के लिए इग्नोर कर दो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू हाफ किस पे होती है, आप बोलोगे π/6 पे। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा मुझे क्या मिल जाएगा, साइन के लिए हाफ किस पे होता है, आप बोलोगे π/6 पे। तो थीटा π/6 मिल गया। तो इसकी जो पहली वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू वो क्या होगी, साइन पाई + थीटा, मतलब पाई + π/6, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, साइन 2π - π/6। तो थीटा की दो वैल्यूज मिल गई, एक मिल गई एलसीएम लिया 7π/6, और दूसरी वैल्यू क्या मिल गई, एलसीएम लिया 12π - π 11π/6। थीटा की ये दो वैल्यूज आ गई। ये किसके लिए आई, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए। अब वर्किंग करेंगे हम tan थीटा के लिए। वो 1/√3 दिया हुआ, पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव को सॉल्व करना और इजी होता है। आप देखो tan कहाँ पे पॉजिटिव होगा, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे और एक थर्ड पर, एक फर्स्ट पे और थर्ड पे। अच्छा, चांस की बात है कि 1/√3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ पे है, π/6 पे ही तो होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एज इट इज थीटा ले लेते हैं ना, तो थीटा यहाँ पे क्या है, tan की वैल्यू 1/√3 किस पे होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan π/6 पे, tan 30 डिग्री पे। और फिर थर्ड क्वाड्रेंट पे आप आओगे तो क्या मिलेगा आपको, tan π + थीटा, थीटा यहाँ पे π/6 है।
तो यहां पे थीटा की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रही है π/6 और दूसरे में जब मैंने एलसीएम लिया तो 7π/6 आ गई। तो बच्चों अब मैं तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं आगे का। ये तो हो गया पुरानी बातें, जो लास्ट लेक्चर में भी हमने सीखा था उसको मैंने फटाफट से यूज कर लिया क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट को लगाते हुए। दो जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी होती है तो आपने क्या किया, दोनों के ना सॉल्यूशन निकाल लिए सेपरेटली, इसका सॉल्यूशन अलग, इसका सॉल्यूशन अलग। अब देखो बहुत ध्यान से, क्या इन दोनों में कोई कॉमन सॉल्यूशन है? आप बोलोगे बिल्कुल है भाई। कॉमन सॉल्यूशन कौन सा है? ये लो, मतलब दिख ही रहा आपको, हाईलाइट फिर भी मैंने कर दिया। चलो ये कॉमन सॉल्यूशन है। तो क्या कॉमन सॉल्यूशन की बात खत्म हो गई यहाँ पे? नहीं। अब इसके बाद क्या होता है, ये तो आपने कॉमन सॉल्यूशन की एक पर्टिकुलर वैल्यू दी है ना, वो आपको कह रहा है कि सॉल्व फॉर थीटा। जब थीटा लिखता है तो आप जनरल सॉल्यूशन देते हो थीटा का। सॉल्व का मतलब आप एक जनरल सॉल्यूशन दोगे। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? ये तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू है कि 7π/6 पे भाई दोनों का आंसर सेम आ रहा है दोनों इक्वेशंस के लिए। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम? देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर लिखना हो तो बैक करके वो लिख लेना, ठीक है। यहां पर अब ना हम पीरियड देखते हैं किसका, साइन एक्स का, साइन थीटा का पीरियड क्या होगा। अच्छा पीरियड क्या हुआ कि भाई कितने टाइम बाद या कितने एंगल के बाद वो साइन एक्स का ग्राफ रिपीट होने लग गया। तो ग्राफ में आपने बहुत क्लियरली देखा था, पीरियड वहां पे लिखवाया भी था मैंने कि साइन एक्स साइन थीटा देखो आप 0 से 2π ऐसे जाएगा, है ना, 0 से 2π आपका ऐसे गया, उसके बाद वो आगे रिपीट भी तो होता रहता है। तो साइन थीटा का पीरियड कितना हो गया? 2π। अच्छा टैन थीटा का पीरियड की अगर मैं बात करूं, पीरियड ऑफ टैन थीटा, तो अभी मैंने बीच में पहले भी बात की थी कि -π/2 से π/2 बनता है उसका ग्राफ, जो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं -π/2 से π/2। तो वो जो ग्राफ बनता है उसका पीरियड कितना हो गया? पाई। तो हम ना कॉमन पीरियड इसका निकालते हैं दोनों का, दो इक्वेशंस है ना, तो दोनों का कॉमन पीरियड कैसे निकालते हैं, या फंक्शंस वाले चैप्टर में और ज्यादा डिटेल में करोगे जब आपको पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाया जाता है। जब आपको पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाया जाता है तो और ज्यादा डिटेल में हम बात करते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं कि पहले वाले फंक्शन का पीरियड आपने निकाला, वो तो आपको ग्राफ से पता चल गया। दूसरे वाले फंक्शन का पीरियड आपने निकाला। जब दोनों का कॉमन पीरियड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम ऑफ किसका? 2π का और पाई का, और 2π और पाई का एलसीएम अगर देखो तो 2π होगा। तो दोनों का कॉमन पीरियड क्या है? 2π। दोनों का कॉमन पीरियड क्या है? 2π। तो मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगी? अब वैसे तो 7π/6 है, मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगी? मैं लिख के दे रहा हूं आपको बच्चों, वो होगी 2nπ + 7π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये कैसे आया वो भी सुन लो। मान लो 2π है तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, 2nπ ले लिया, मींस n इंटीजर है। तो n अगर मैं 0 लेता हूं तो पहली वैल्यू क्या आई? 7π/6। अच्छा n को अगर मैं 1 ले लूं तो क्या होगा? 2π + 7π/6। मतलब आप पूरा एक चारों क्वाड्रेंट घूम लो, वो दोबारा वैल्यू आपकी रिपीट होगी 2π पे। अच्छा n को 2 लेते हो तो क्या होगा? 2π का मल्टीपल ही तो आगे बढ़ रहा है, 4π, 6π, 8π। तो अगर कॉमन पीरियड 2π आया तो आप इसको इंटीग्रल में कैसे लिख दोगे? 2nπ, n वहां पे इंटीजर है। अच्छा अगर कॉमन पीरियड बाई चांस पाई आता तो आप क्या लिखते हैं? nπ + 7π/6। समझ रहे हो? तो उसमें इंटीग्रल मल्टीपल पाई का क्या हो गया? nπ। यहां पे 2π का इंटीग्रल मल्टीपल क्या है? 2nπ। कि 2π के इंटरवल के बाद ये बार बार रिपीट हो रही है वैल्यू 7π/6 से। समझे? तो जब दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, आप सेपरेटली दोनों का सॉल्यूशन निकालो, उनमें देख लो कॉमन वैल्यू क्या है। कॉमन वैल्यू हमने निकाल ली, तो ये तो पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई मुझे एक सॉल्यूशन की। फिर उसके बाद हमने दोनों का पीरियड देखा कि कहाँ पे फंक्शन हमारे रिपीट हो रहे हैं, कितने पीरियड के बाद। उनका हमने कॉमन पीरियड कैसे निकाला? दोनों का एलसीएम ले लिया और वो एलसीएम को इंटीग्रल मल्टीपल में कन्वर्ट करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऐड कर दिया। सिंपल, बहुत ही बढ़िया तरीका, बिल्कुल अलग है, बुक्स में नहीं है आपका। ठीक है, कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा सुन लेना अगर थोड़ा डाउट हो, और कुछ 4-5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेना जिसमें आपको कॉमन पीरियड देख के फिर सॉल्यूशन बताना है अलग अलग इक्वेशंस का। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मोर देन वन इक्वेशन का केस था। चलो अब ये लास्ट टाइप, आई थिंक लास्ट टाइप है, देखते हैं। इक्वेशंस कंटेनिंग मोर देन वन वेरिएबल और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। जैसे इसमें वेरिएबल तो एक ही है, एक्स की टर्म्स में दिख रहा है, लेकिन फंक्शन इसमें दो तरह के हैं इसमें। कैसे? एक तो x² और 2 अलजेब्रिक फंक्शन है, sin x - cos x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब अलग अलग फंक्शन होते हैं तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है?
बड़ा अच्छा तरीका है इसका भी। पहले आप इन दोनों फंक्शन को ना अलग अलग कर लो LHS और RHS में। आप क्या करोगे, जैसे मैंने क्या किया, x² + 2 को तो इधर रहने दिया और sin x और cos x को उधर भेज दिया, sin x + cos x। तो देखो दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं मुझे, एक फंक्शन दिख रहा है अलजेब्रिक फंक्शन, एक फंक्शन दिख रहा है मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारा काम क्या रहता है बच्चों, जब दो अलग अलग फंक्शन होते हैं LHS RHS में, मैं LHS वाले की रेंज निकालता हूं और RHS वाले की रेंज निकालता हूं। रेंज ऑफ x² + 2 आपकी क्या होगी। अब सोचो, फंक्शंस हमने पढ़ा है, x की मिनिमम वैल्यू मान लो मैंने 0 ली, मतलब अगर मैं x के लिए 0 लेता हूं तो इसका मिनिमम आंसर क्या आएगा, 2। अच्छा, अगर आप x के लिए 1 2 3 ले रहे हो तो 2 से वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर आप 0 से इधर वाली वैल्यू लेते हो x की, -1 ले लिया, -2 ले लिया, -3 ले लिया, तो स्क्वायर की वजह से वो वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, पॉजिटिव हो गया वैल्यू, फिर 2 से ही बढ़ेगी। मतलब आपकी वैल्यू कभी 2 से कम आ रही है क्या? मतलब क्या कर रहे हैं हम इसमें, हम रैंडम कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि x की वैल्यू 0 लेता हूं तो वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो वैल्यू 2 से ज्यादा, x की वैल्यू नेगेटिव लेता हूं तो स्क्वायर करने की वजह से वो वैल्यू भी 2 से ज्यादा ही होगी। तो इसकी रेंज क्या है, 2 से इंफिनिटी। इसकी रेंज 2 से इंफिनिटी, पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। अब अगर मैं इसकी बात करूं sin x + cos x की, एंड रेंज ऑफ sin x + cos x वाले की अगर मैं बात करूं तो क्या होगी। तो ये तो बच्चों अभी अभी आपको क्या दिख रहा है, ये इससे मैच नहीं हो रहा, a cos x + b sin x वाले से, a cos x + b sin x वाली इक्वेशन से मैच हो रहा है। तो इसकी रेंज हमने क्या सीखी हुई है, इसकी रेंज हमने सीखी हुई है -√a² + b² टू √a² + b²। ये हमने रेंज सीखी हुई है। इसमें a आपका 1 है, b भी आपका 1 है। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2 हो गया। तो इसकी रेंज आ रही है आपकी -√2 से √2। रिपीट करता हूं मैं, जब भी दो अलग अलग फंक्शन आपको दिख रहे हैं LHS में और RHS में, पहला स्टेप आपका क्या है, आप LHS की रेंज निकाल लो, आप RHS की रेंज निकालो और देखो इन दोनों रेंजेस में कुछ कॉमन है क्या। अगर कॉमन है तो हम आगे सॉल्व करेंगे, और अगर कुछ कॉमन ही नहीं है तो इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। ठीक है, मैं दोनों टाइप के केस कराऊंगा, जिसमें कॉमन आ रहा है, जिसमें कॉमन नहीं आ रहा। जैसे इसकी अगर मैं बात करूं, -1.414 √2 की वैल्यू जो होती है से 1.414, और ये आ रहा है 2 से आगे, तो इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है बच्चों। तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस देयर इज नो कॉमन वैल्यू इन रेंजेस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो देयरफॉर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट जब आएगा तो उस केस में तो आप क्या लिख दोगे, उस केस में तो आप क्या लिख दोगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे ना आपसे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, सॉल्यूशंस एक भी नहीं, आप लिखोगे 0। समझे, केस और करवा रहा हो इसके ना, सिमिलर क्वेश्चंस एक दो और करवा रहा हो, थोड़ा सा आइडिया लग जाए जिसमें कॉमन सॉल्यूशन आएगा तो कैसे सॉल्व करना। अभी तो क्या हुआ, रेंज में कुछ आया ही नहीं, तो सॉल्व कहां से करें। देखते हैं क्वेश्चन और। जैसे यहां पे आ गया, अब LHS में तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, और RHS में जो फंक्शन है उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी मिलते जुलते हैं कि 2 की पावर x और आगे 2 की पावर -x है। इसकी रेंज निकाल में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। अलग अलग पहले ही फंक्शन अलग अलग हो रखे हैं, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इधर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सम है। तो अगर मैं रेंज की बात करूं किसकी, रेंज ऑफ cos x² + x + 1, तो भाई cos की तो कोई भी वैल्यू हो, एंगल में कुछ भी हो, हमें तो पता है कि cos थीटा किसके लिए होता है, -1 और 1 के बीच में होता है ना, ये तो आपको पता ही है। तो इसकी रेंज क्या हो गई इस वाले फंक्शन की, आप बोलोगे -1 से 1, है ना। cos का एंगल तो कुछ भी हो, रेंज तो -1 से 1 ही होगी। अब बात आ गई इसकी, देखो ये ना बड़ा एक स्पेशल केस है। अब रेंज किसकी निकालनी है मुझे, 2⁻x + 2⁻−x की रेंज मुझे निकालनी है। 2 की पावर x + 2 की पावर -x, रेंज निकालने का मतलब क्या होता है बच्चों, इन अदर वर्ड्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है।
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। जब 2 की पावर x और 2 की पावर माइनस एक्स है तो ऐसा तो कोई टेक्निक है नहीं कि जो न्यूमेरिकल इसका कोई एक आंसर दे देगा। लेकिन हमें ना आगे चल के सीक्वेंस एंड सीरीज एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा जहां पे 2 टर्म्स डिफाइन करता है, एएम अरिथमेटिक मीन, जीएम ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पे रफ में बात करते हैं कि मान लो 2 पॉजिटिव नंबर है मेरे पास, 2 पॉजिटिव नंबर है ए और बी, पॉजिटिव नंबर्स, उनका एएम दैट मीन्स अरिथमेटिक मीन वो होता है एवरेज ए प्लस बी बाय 2। उनका जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन, एएम होता है अरिथमेटिक मीन जिसको हम एवरेज के नाम से जानते हैं, बेसिक एवरेज। एक होता है जीएम ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन आपकी एक और प्रोग्रेशन पढ़ाई जाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उससे रिलेट होता है। अभी सिर्फ ओवरव्यू लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जैसे इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर दिया ना, ज्योमेट्रिक मीन में इन दोनों का प्रोडक्ट करके इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं हम। अरिथमेटिक मीन में सम डिवाइडेड बाय 2, ज्योमेट्रिक मीन में मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट कर दिया हमने। चलो एएम आ गया, जीएम आ गया। यहां पे एक इनइक्वालिटी वैलिड है बच्चों पॉजिटिव नंबर्स के लिए, एएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। जब इस तरह के फंक्शन आपके सामने आए, नंबर कुछ भी हो कांस्टेंट, तो उसमें हम ये लगाते हैं तो बहुत हेल्प हो जाती है। कैसे? मैं 2 की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। पावर नेगेटिव होने से इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती। ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो मैं a इसमें ज्यूम कर गया 2 की पावर x और b मैंने ज्यूम कर लिया 2 की पावर माइनस एक्स, और मैंने मान लिया इन दोनों नंबर्स के लिए अरिथमेटिक मीन इनका ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा ज्यादा होगा। तो अरिथमेटिक मीन क्या हुआ बच्चों, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। अरिथमेटिक मीन तो यही है। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होगा बच्चों, स्क्वायर रूट किया 2 की पावर x डॉट मतलब मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस एक्स। क्या बेनिफिट हुआ, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स, इस सम का ही तो आंसर चाहिए मुझे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला जो 2 है ऊपर चला गया, ये वाला 2 मैंने आरएचएस में शिफ्ट कर दिया। इसको देखना क्या बनेगा, 2 रेज टू पावर x, यहाँ पे रफ में बात करते हैं, माइनस एक्स, बेसिस सेम पावर ऐड हो गई तो ये तो 2 की पावर 0 हो गया जो कि 1 हो गया, है ना। तो ये क्या बन गया, अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 मतलब 1 ही तो हुआ। तो इसका मतलब 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स का आंसर क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है, अदरवाइज वैल्यू ज्यादा ही होगी, 2 से कम नहीं होगी इसकी वैल्यू। तो रेंज ऑफ 2 की पावर x प्लस 2 रेज टू पावर माइनस एक्स क्या है, आप बोलोगे 2 से इंफिनिटी। अब देखना दोनों में कुछ कॉमन वैल्यू आ रही है, इसकी रेंज है -1 से 1, इसकी वैल्यू 2 से आगे है, फिर कुछ कॉमन नहीं आ रहा। फिर हम लिख देंगे देयरफॉर देयर इज नो कॉमन वैल्यू इन रेंजेस। तो आगे सॉल्व करने का तो तरीका अभी तक हमें मिल ही नहीं पा रहा है ना। जब कॉमन आएगा तो मैं आपको सिखाऊंगा क्या आगे का तरीका है। नो कॉमन वैल्यू इन रेंजेस, देयरफॉर नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इसका। ये भी वैसे होगा। इसमें हमने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थ्रू आउट मतलब कॉम्पिटिटिव जब आप पढ़ोगे यूज होता रहता है ये, ठीक है। 2 क्वेश्चन है बस छोटे छोटे। अभी तक मैंने ये जो 2 क्वेश्चन कराए इन दोनों में मुझे कॉमन वैल्यू नहीं मिली रेंज की, तो सॉल्यूशन में नहीं आ पाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मे बी बात बन जाए, ठीक है। ये भी किस कैटेगरी का है, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इधर आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। अच्छा इसकी बात करूं तो वही साइन का एंगल कुछ भी हो, रेंज तो आपको सेम पता ही है। तो रेंज ऑफ साइन पाई x बाय 2√2 क्या है रेंज, आप बोलोगे -1 से 1, ये तो पता हमें। अब अलजेब्रिक एंड ये जो फंक्शन है मेरे पास x का स्क्वायर -2√2x + 3, देखो पिछली बार जब अलजेब्रिक था ना वो था x² + 2, तो हमने x के बारे में सोच लिया था कि क्या वैल्यू लूँ क्या ना लूँ। जब ऐसी कोई चीज है ना तो इसका बेस्ट पार्ट है पहले इसे आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पूरी वर्किंग दिखा देता हूँ आपको मैं। इसको मैंने क्या किया, 2 + 1 में ब्रेक कर दिया, 3 को 2 + 1 में, फिर यहाँ पे x² माइनस में 2√2x प्लस 2 को ले लिया √2 का स्क्वायर, यहाँ पे +1 को +1 रहने दिया। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a² + b² - 2ab, x माइनस √2 का स्क्वायर बन गया ये +1। अब देखना इसकी रेंज क्या होगी, देख के बताऊं क्या बन सकती है रेंज इसकी। वही वाली बात है कि अगर x को मैं √2 लेता हूं
तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वैल्यू 1 आ जाएगी इसकी, मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी जब x √2 है। √2 के अलावा कुछ भी वैल्यू ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लो, स्क्वायर करके वो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू पॉजिटिव ऐड होगी कुछ ना कुछ वैल्यू 1 में, तो 1 से वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब देखो ना, x की वैल्यू अगर आप नेगेटिव लेते हो कुछ भी, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर करके वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू 1 में जब ऐड होगी तो 1 से वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर आप इसमें x की वैल्यू मान लो आपने 1 भी ले ली, 1 ले ली, पॉजिटिव वैल्यू ले ली यहाँ पे, तो 1 माइनस √2, आंसर माइनस में आ रहा है, स्क्वायर हुआ फिर पॉजिटिव हो गया, है ना, फिर पॉजिटिव हो गया। तो उस केस में अगर मान लो कोई बड़ी वैल्यू भी ले लो, 10 माइनस √2, तो भी क्या आ रहा है, स्क्वायर की वजह से वैल्यू पॉजिटिव तो होनी ही है, चाहे वो पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा। 1 में ऐड होकर वैल्यू 1 से ज़्यादा ही आ रही है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू इसकी 1 है, अदरवाइज वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होगी। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ये फायदा होता है कि इसको 0 एज्यूम करके ये जो पड़ा होता है ये मिनिमम वैल्यू होती है, और अदरवाइज वैल्यू इससे ज़्यादा ही होगी। तो इसकी रेंज आ रही है 1 से इन्फिनिटी। फाइनली यहाँ पे रेंज -1 से 1 था, यहाँ पे रेंज 1 से इन्फिनिटी है, तो इसमें कॉमन वैल्यू रेंज में एक आ रही है, कॉमन वैल्यू दिख रही है ना आपको, कॉमन वैल्यू इन बोथ रेंजेस, इन बोथ रेंजेस कितनी है भाई, इज +1, +1। मतलब इसका आंसर 1, इसका आंसर 1 जब होगा तो ये दोनों इक्वेशन वैलिड होगी, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो जब मैं आपको बताता हूं एक बात कि अभी तक तो कॉमन आ ही नहीं रहा था रेंज में, तो हम बोलते थे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे फाइनली जो कॉमन वैल्यू आ रही है ना, जो कॉमन वैल्यू आ रही है दोनों की रेंज की, वो वैल्यू हमने पकड़ ली 1। LHS RHS दोनों को उसके इक्वल रख दो, LHS RHS इक्वल टू कॉमन वैल्यू ऑफ रेंज, ठीक है। ये मैंने इसको हाईलाइट करके लिख दिया, ये लो आपके लिए। अभी तक क्या हो रहा था, कॉमन वैल्यू ही नहीं आ रही थी, तो नो सॉल्यूशन लिख के बात खत्म कर रहे थे। अब जो दोनों में कॉमन वैल्यू आई ना रेंज में, LHS RHS दोनों को उस कॉमन वैल्यू के इक्वल रख दो बारी बारी करके। तो एक काम करते हैं, शुरू किसी से भी कर सकते हो आप। मान लो मैंने RHS लिया, RHS इक्वल टू कॉमन वैल्यू, कॉमन वैल्यू कितनी है भाई, 1 है। देखते हैं अब, कॉमन वैल्यू तो आपके पास 1 है। अच्छा, RHS कितना है, RHS है मेरे पास, ये सिंप्लीफाई करने के बाद x माइनस, ये वाला ले रहा हूं मैं, x माइनस √2 का स्क्वायर प्लस 1, और कॉमन वैल्यू 1, 1 से 1 हट गई वैल्यू, तो x माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x माइनस √2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू √2 आ गई, x की वैल्यू √2 आ गई। देखो हमें पता क्या बोल रहा था, सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन बताने का मतलब जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू बताओ, तो मुझे x की वैल्यू बतानी थी, तो x की वैल्यू √2 आ गई। लेकिन क्या ये सेटिस्फाई कर रही है पूरी इक्वेशन को, मैंने तो सिर्फ RHS को उठाया ना, RHS को कंसिडर किया, कॉमन वैल्यू के इक्वल रखा, तो मुझे x की एक वैल्यू मिल गई। कह रहा है क्या इस वैल्यू पे इक्वेशन वैलिड है क्या, बिल्कुल चेक करने की जरूरत है। फिर हमने क्या किया, LHS कंसिडर किया, LHS कंसिडर किया, कितना है साइन कितना है πx/2√2। अच्छा, LHS भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, LHS भी कॉमन वैल्यू मतलब 1 के इक्वल है, कॉमन वैल्यू 1 आई थी। कह रहा है जो तुमने x की वैल्यू निकाली, एक बार वो रख के देखना, वेरीफाई हो रही है क्या ये बात, साइन π/2√2, x की जगह रखा मैंने √2, x √2 निकाला ना मैंने सॉल्व करके, तो ये क्या आ गया, साइन π/2, ये तो साइन π/2 1 होता है, विच इज इक्वल टू कॉमन वैल्यू, LHS कॉमन वैल्यू के इक्वल था। अच्छा, LHS कॉमन वैल्यू के इक्वल कब आया, जब मैंने x की वैल्यू √2 निकाली, RHS से मिली, LHS में वेरीफाई कर रही है वो बात, तो इसका मतलब हमें x इक्वल टू √2 सॉल्यूशन मिल गया, इज द ओनली सॉल्यूशन, इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और फाइनली इसमें मेरे से पूछे अगर वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इंटीजर टाइप में आते थे क्वेश्चन ऐसे, पहले नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे तो आप क्या करोगे, 1 लिखोगे ना कि एक सॉल्यूशन मिला मुझे, एक सॉल्यूशन, x के लिए √2, x के लिए √2, LHS RHS वेरीफाई कर रही है आपकी। अब समझ आया, पहले मैंने दोनों की अलग अलग रेंज निकाली, देखा कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है LHS RHS दोनों को कॉमन वैल्यू के इक्वल रख देते हैं। अब उसके बाद आपकी चॉइस है, आप RHS से उठा के x की वैल्यू निकालो या LHS से उठा के x की वैल्यू निकालो, जिससे x की वैल्यू आपको मिल गई वो x की वैल्यू दूसरे पार्ट में रख के, मतलब मान लो मैंने RHS से x की वैल्यू निकाली, तो LHS में रख के देख लो कि वो इस चीज को वेरीफाई कर रहा है, तो कॉमन सॉल्यूशन मिल गया आपको। ठीक है, चलो लास्ट केस देखें, लास्ट केस
लास्ट केस इसमें इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन है, फिर से बोल दिया, और y की वैल्यू मुझे बतानी है, y की वैल्यू हो जाएगा बहुत आसानी से। देखो इसमें भी क्या है, इसमें दो अलग अलग वेरिएबल है, एक तो x और y, लेकिन वैल्यू एक की ही पूछी है, y की, और यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहां पे अलजेब्रिक फंक्शन, तो दोनों का वही हिसाब किताब देखते हैं रेंज वाला, कि मान लो मेरे पास 5 sin x प्लस 12 cos x अगर दिखता है तो इसकी रेंज क्या होगी, क्या सीखी है इसकी रेंज अभी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेंज क्या सीखी है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कैलकुलेट कर चुके हैं ना, 5 और 12 का 13 आता है, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 169 का रूट 13 आ रहा है, तो इसकी रेंज आ रही है -13 से 13, इसकी रेंज तो ये आ गई। ठीक है, दूसरा फंक्शन हमने कंसिडर किया जो कि अलजेब्रिक है, और क्या बोला था अभी मैंने आपको कि इसको क्या करो आप, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 4y है ना, तो आप इसका 4 इसको दे दो और 13 अलग कर दो, और यहां पे ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बन गया, ये बन गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 13, और फिर क्या बोला था मैंने आपको कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाता तो ये 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू 13 होगी, अदरवाइज 13 से ज्यादा ही होगी वैल्यू, 13 से ज्यादा ही होती है वैल्यू, समझ रहे हो ना, यहाँ पे 13 से इन्फिनिटी लिखा है, तो ये तीसरी बार यूज हो रहा है आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट 13 से इन्फिनिटी। अब दोनों की फिर वही कॉमन वैल्यू क्या है, दोनों की कॉमन वैल्यू क्या है, मैंने क्या बोला था पहले, दोनों की रेंजेस निकालो, रेंज निकाली, रेंज निकाली, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कॉमन वैल्यू इन बोथ रेंजेस कितनी है, +13 है ना, +13। फिर हमने क्या सीखा था कि आपका जो LHS है RHS है वो कॉमन वैल्यू के इक्वल रख दो, यही सीखा था, और वो कॉमन वैल्यू कितनी है 13। अब आपके पास चॉइस है, आप LHS से या तो वैल्यू निकालो, RHS से निकालो। देखो अगर आप LHS लेते हो तो आप x को कंसिडर कर रहे हो, आप x के लिए वर्किंग करोगे, आपको वैल्यू चाहिए y की, वैल्यू y, तो y आपका RHS में है, तो हमने क्या किया, RHS को 13 के इक्वल लिया, और RHS क्या था, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 17 था, तो मैंने आपको वही बोला था कि इसकी जो इजी वाली वैल्यू मतलब सिंप्लीफाइड वैल्यू जो होती है वो ले लिया करो, अदरवाइज सॉल्व करके भी आ ही रहा है वो। तो यहाँ पे क्या हो गया, 13 और 13 0 हो गया, y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो आपसे y की वैल्यू पूछी थी, एक वैल्यू आ रही है y की 2, सिर्फ 2 आ रही है y की वैल्यू, है ना, समझ आया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बेसिक तो 2 लेक्चर आपने पहले समझ लिए, ये जो लेक्चर था आपका प्योरली कॉम्पिटिटिव बेस था, जो अलग अलग टाइप की इक्वेशंस बन सकती थी, अलग अलग सॉल्यूशन निकल सकते थे, सारे कवर कर लिए, इससे ऊपर कुछ नहीं बनता, इससे ऊपर कुछ नहीं बनता। ठीक है, तो बाकी एक आध मिसलेनियस टॉपिक बचा हुआ है, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपका एंड हो चुका है। तो अब एक आध लेक्चर में क्या करूंगा, जो एक इसके अंदर कुछ सीरीज होती है, सीरीज का एक लेक्चर बनाते हैं, और उसके बाद मेंस और एडवांस के पूरे क्वेश्चंस की कंपाइलेशन लास्ट में देख लेते हैं। तो आप इसको करो रिवाइज अच्छे से, तो ही वो जो लास्ट वाला लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।